हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सेशन चल रहा था उस सेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें हम लोगों ने ये देख लिया है कि हड़प्पा के लगभग 6 या 7 ऐसे साइट्स हैं जिनको हम लोग नगर की संज्ञा देते हैं। यानी कि उनका जो विस्तार था, उनका जो टाउन प्लानिंग था, उसके बेस पर हम लोगों ने उन्हें नगर की संज्ञा देने की कोशिश की है। तो उसी क्रम में हमने हड़प्पा को डिस्कस किया था और हड़प्पा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो साइट है वो है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो को आज हम लोगों को फाइनली देखना है और इस वीडियो को थोड़ा ठीक ठाक तरीके से आप देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ही सवाल बने। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है तो इस मोहनजोदाड़ो वाली साइट से बहुत हद तक चांस होता है कि इससे सवाल पूछा जाए। ठीक, तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो ये नाम है या साइट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये एक सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है ये। ठीक, तो इसका अर्थ होता है, यानी कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, या इसे ही हम लोग कहते हैं भूतों का टीला। ये आप जानते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मृतकों का टीला या भूतों का टीला। ये जो मोहनजोदाड़ो साइट है ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में है, इतना आप जानते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ये आपको पता है कंफर्म। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नदी कौन सी है तो आप बता सकते हैं कि सिंधु नदी है, और इसी सिंधु नदी को हम लोग हिरण्यानी नदी के नाम से जानते हैं। और हिरण्यानी नदी का कहने का तात्पर्य ये था कि उस समय ऐसे लोगों की मान्यता रही कि सिंधु नदी जो है वो सोना देती है, यानी कि सिंधु नदी में सोना पाया जाता है। इस वजह से उस समय लोक प्रचलित में सिंधु का जो नाम है वो है हिरण्यानी नदी। इसका भी आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगर और जानना है तो ये लड़काना जिले में है। कहाँ पर है? लड़काना जिले में, सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी का जो दायां तट है उस पर यह स्थित है। कौन? मोहनजोदाड़ो। और नदी है सिंधु, इस बात को जानना है। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका निर्देशन किसने किया है तो आप एज इट इज नाम बताएंगे, जॉन मार्शल, जो आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात इसमें क्या है? किसकी खुदाई किसने की है, यानी कि खुदाई करता कौन है इसके? तो आप बताएंगे राखाल दास बनर्जी। इतना लगभग आपको डेफिनेटली पता होगा इसके बारे में। राखाल दास बनर्जी इसके उत्खननकर्ता में शामिल किए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मोहनजोदाड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है सिंधी भाषा से हिंदी में मृतकों का टीला या भूतों का टीला। इसके बहुत सारे उपनाम भी हैं। क्या हैं? इसके बहुत सारे उपनाम हैं। उन उपनामों को देख लें। एक उपनाम तो यही हो गया इसका कि मृतकों का टीला है ये। दूसरा उपनाम इसका क्या मिलता है हम लोगों के सामने? तो दूसरा नाम मिलता है आध्यात्मिक नगर। क्या नाम मिलेगा दूसरा? आध्यात्मिक नगर, या इसी को हम लोग स्पिरिचुअल सिटी कहते हैं। स्पिरिचुअल सिटी भी कहते हैं। ऐसा क्यों बोला गया? इसे आध्यात्मिक नगर क्यों बोला गया? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो गॉडीज की हैं या महिला देवियों की हैं। ठीक, तो महिला देवियों की मूर्तियां मिल जाने की वजह से, आप इसमें और देखेंगे तो नटराज शिव की प्रतिमा मिल जाने की वजह से एक धर्म से संबंधित चीजें यहाँ से लिंकेज होने लगी थी। इस वजह से इसे हम लोगों ने आध्यात्मिक नगर की संज्ञा देने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं इसे ही हम बाढ़ का विजेता कहते हैं। क्या कहेंगे? बाढ़ का विजेता कहते हैं। बाढ़ का विजेता क्यों कह रहे हैं इसको हम? तो बाढ़ का विजेता कहने के पीछे का कारण है मार्शल का कथन। मार्शल यानी कि सर जॉन मार्शल। मार्शल का अपना क्या कथन है कि मार्शल का कहना था कि जो मोहनजोदाड़ो है वो 7 बार बसा है और 7 बार उजड़ा है। यानी कि मार्शल जब खुदाई कर रहे थे मोहनजोदाड़ो की या उसका निर्देशन कर रहे थे तो उनको मोहनजोदाड़ो का जो साइट है उससे 7 लेयर प्राप्त हुई, 7 अस्त्र प्राप्त हुए। और उन 7 अस्त्रों को मार्शल ने जब देखा तो उनको ये स्पष्ट हुआ कि ये सब जो 7 लेयर्स मिल रही हैं ये बाढ़ की वजह से हैं। यानी कि ये 7 बार बसा है और 7 बार उजड़ा है, मतलब कि इस साइट पर 7 बार बाढ़ आई है, 7 बार ये फिर से बसा है, दोबारा से बस गया है। ऐसा कहना है सर जॉन मार्शल का। इस वजह से इस मोहनजोदाड़ो साइट को हम लोग बाढ़ का विजेता भी कहते हैं। लेकिन बाद में जब काउंटर सवाल पूछा गया, काउंटर क्वेश्चंस किए गए
मार्शल से, तो वो इस सवाल का आंसर नहीं कर पाए। सवाल क्या है कि अगर एक बात बताएं, मार्शल से सवाल क्या था कि अगर आप कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो के लोग या मोहनजोदाड़ो का जो स्थल है वो 7 बार वहां पर बाढ़ आई और 7 बार बसे, और आप कह रहे हैं कि 8वीं बार बाढ़ आ जाने की वजह से मोहनजोदाड़ो साइट पूरी तरह से समाप्त हो गई, तो सवाल यह था कि जब इतने सक्षम थे वो 7 बार खुद को बचा सकते थे, तो 8वीं बार जब बाढ़ आई तो मोहनजोदाड़ो के लोग क्यों अपने आप को नहीं बचा पाए? इस सब बात का जवाब नहीं दे पाए कौन? मार्शल। जैसा कि आपने मूवी भी देखी होगी अभी, एक ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े की एक मूवी भी आई है मोहनजोदाड़ो। उसमें लास्ट टाइम पे आपको दिखाया गया कि डैम टूट जाने की वजह से वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र था वो पूरा बाढ़ से डूब जाता है, यानी कि पूरी तरह से पतन की अवस्था में आ जाता है। तो ये जो चीज दिखाई गई है वो मार्शल के कहने के अनुसार दिखाई गई है, क्योंकि मार्शल का मानना था कि मोहनजोदड़ो का जो पतन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की वजह से हुआ है। ऐसा किसका मानना है? मार्शल का। इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं इसे बाढ़ का विजेता बोलते हैं। तीसरा इसको क्या हम नाम देने की कोशिश करते हैं? तो तीसरा नाम इसे हम देते हैं सिंध का बाग। क्या कहते हैं इसे? सिंध का बाग भी कहते हैं, इसका एक नाम मिलता है हमारे सामने। दूसरा इसका नाम मिलता है रेगिस्तान का बगीचा, ये भी हम इसे जानते हैं, रेगिस्तान का इसे बगीचा भी कहा जाता है, ये भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट, इसे ही सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। नखलिस्तान उस क्षेत्र को कहते हैं, यहाँ नखलिस्तान को थोड़ा सा जानना जरूरी है। नखलिस्तान हम उस क्षेत्र को कहते हैं जैसे कोई डेजर्ट प्लेस हो, कोई रेगिस्तानी एरिया हो, और उस रेगिस्तानी एरिया के बीच में कोई ऐसी जगह हो, कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह हो जहां पर फर्टाइल जोन हो, यानी कि जहां पर पानी की उपलब्धता हो, जहां पर पेड़ पौधे हो, घास फूस हो, या थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था हो वहां पर। तो ऐसे प्लेस को हम लोग क्या नाम देने की कोशिश करते हैं? तो नखलिस्तान कहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोहनजोदाड़ो जो साइट थी वो अपने आप में थोड़ी सी फर्टाइल साइट थी, उपजाऊ क्षेत्र था जहां पर यह साइट थी। इस वजह से इसे हम लोगों ने क्या बोला है? सिंध का नखलिस्तान। क्योंकि सिंध में पाई गई है यह साइट, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? सिंध का नखलिस्तान भी कहने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अगला इसका नाम क्या हो सकता है? क्या क्या नाम मैंने बता दिया? मृतकों का टीला, आध्यात्मिक नगर, बाढ़ का विजेता, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा और सिंध का नखलिस्तान। एक और इसको अच्छे से नाम देते हैं, स्तूपों का शहर कहते हैं इसे। क्या कहेंगे? स्तूपों का शहर कहते हैं। स्तूप जानते हैं आप लोग, है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित चीज है। हालांकि आप इस बात को जानेंगे कि स्तूप का जो हिंदी अर्थ होता है उसका मतलब होता है मिट्टी का ढेर, और जो ये स्तूप शब्द है ये पहली बार, उस स्तूप जो शब्द है ये पहली बार ऋग्वेद में इसका नाम वर्णन मिलता है, यानी कि स्तूप शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है मिट्टी का ढेर। ध्यान रहे इस बात का कि स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से जरूर है, लेकिन गौतम बुद्ध से भी पहले भारत में स्तूपों को बनाए जाने की परंपरा थी, क्योंकि लास्ट टाइम पीरियड में गौतम बुद्ध जी ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से इस बात को कहा था कि जिस प्रकार से एक चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु के बाद उसके कब्र पर स्तूपों का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी तरह से मेरी मृत्यु के बाद मेरी बॉडी के ऊपर भी, या मेरी जो चीज़ें हैं उनको लेकर के कुछ ना कुछ उनके ऊपर भी स्तूपों का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा बुद्ध ने आनंद से कहा था। यही कारण है कि आज भारत में बहुत सारे ऐसे आपको स्तूप दिखाई देंगे जो डायरेक्टली किसके साथ लिंकेज में हैं? तो बौद्ध धर्म के साथ लिंकेज में हैं। तो इसके कितने आपको नाम मिल गए होंगे? ये सारे इसके उपनेम हैं। मृतकों का टीला, आध्यात्मिक नगर, बाढ़ का विजेता, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का नखलिस्तान, और साथ में आपने देखा इसे क्या? स्तूपों का शहर। नेक्स्ट इसका एक सब नेम और मिलेगा आपको, वो क्या है? इसे हम लोग कुओं का शहर कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? कुओं का शहर भी कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ बेल भी कहा जाएगा इसे। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि मोहनजोदड़ो जो साइट है, इस साइट से लगभग हमें 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। इतने कुएं आज तक किसी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की किसी भी साइट से प्राप्त नहीं हुए। सबसे ज्यादा जो कुएं प्राप्त हुए वो कहां से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। आप देखेंगे कि जो घर हैं, यानी कि जो निजी आवास हैं, और इनके निजी आवास 2-2 मंजिला हुआ करते थे, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, तो प्रत्येक घरों में इनके यहाँ कुएं की व्यवस्था जरूर थी, प्रत्येक घरों में कुएं की व्यवस्था थी। और साथ में ये भी देखेंगे कि जो सार्वजनिक सड़कें थी या जो सार्वजनिक प्लेस थे, उन सार्वजनिक प्लेसों पर भी कुएं की व्यवस्था की गई थी। कितनी शानदार टाउन प्लानिंग थी इन लोगों की। तो इतने लगभग आपने इनके उपनाम देखे हैं। लगभग कितने नाम उपनाम मिल गए इनके? तो लगभग मिल गए हैं 7।
तो इन सभी उपनामों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार उपनाम से भी सवाल पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। तो इसके तुरंत बाद हम लोगों को जो जानना है वो ये कि मोहनजोदाड़ो से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। उन खुदाइयों से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को जाननी चाहिए और कभी कभी पूछा भी जाता है। तो यहाँ से खुदाई के दौरान जो जो चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं उनको हम लोग थोड़ा ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई है वो एक मुहर प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? एक इस तरह से कोई मुहर प्राप्त हुई है। ये मुहर सेलखड़ी से प्राप्त हुई है, सेलखड़ी की बनी हुई मुहर थी। सेलखड़ी किसे कहते हैं? तो सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता है, सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता है और विदेशों से आयात किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा। तो ये एक मुहर प्राप्त हुई और इस मुहर पर एक व्यक्ति है, हमारी पिक्टोग्राफी इतनी बेहतर नहीं है तो मैं सिर्फ आपको रफली बता रहा हूं। तो ऐसा करके कोई त्रिशूल बना हुआ है इसके सर पर, त्रिशूल ऐसे ही बनता है शायद, जैसा भी बने आप समझ लो कि ऐसा कुछ 3 सींग टाइप का निकला हुआ है और इसके नीचे ये पद्मासन मुद्रा में ये मूर्ति बनी बैठी है, ठीक ऐसे। और ये पद्मासन मुद्रा है और इसके नीचे 2 हिरन के बच्चे हैं, 2 हिरन के बच्चे हैं, पद्मासन मुद्रा में हैं और इसके एक हाथ में चूड़ियां हैं। एक हाथ में क्या है? इसके चूड़ियां बनाई गई हैं। और अगर ये राइट साइड है, आपकी तरफ से देखने से लग रहा है, तो ये राइट साइड में हाथी और बाघ हैं, हाथी और बाघ हैं। अगर ये लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है तो इधर 2 और जानवर हैं जिनका नाम है गैंडा और भैंसा। तो ये 2 जानवर हैं। तो एक व्यक्ति की प्रतिमा है, ठीक। मिली किसको ये प्रतिमा? तो आप इसको बताएंगे कि इस प्रतिमा की खोज करने वाला व्यक्ति है अर्नेस्ट मैके। क्या नाम है? अर्नेस्ट मैके। लेकिन अर्नेस्ट मैके इसको समझ नहीं पाए कि है क्या चीज। तो अर्नेस्ट मैके इस प्रतिमा को लेकर के आते हैं किसके पास? मार्शल के पास। तो मार्शल ने ही इस प्रतिमा को देखने के बाद इसे ही नटराज कहा है, पशुपति कहा है या आद्य शिव कहा है। तो ये 3 नामकरण करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? सर जॉन मार्शल। यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति, नटराज की प्रतिमा या आद्य शिव की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है हमें? तो हम बताएंगे मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई, ठीक। कितने जानवर हैं इसमें? तो टोटल 6 जानवर हैं, 2 इधर 2 इधर 4, 2 नीचे हिरन के बच्चे, 6 हो गए। कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3, 4 और इधर ये 5 प्रकार। और इसके एक हाथ में चूड़ियां मिल जाने की वजह से इसे ही हम लोग अर्धनारीश्वर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इसका भी ख्याल रखना आपको। तो यानी कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक मूर्ति पूजा का उदाहरण माना जा रहा है। किस चीज का उदाहरण माना जा रहा है? तो मूर्ति पूजा का ये उदाहरण माना जा रहा है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो आप बताएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से या हड़प्पन सिविलाइजेशन से। लेकिन सवाल को अगर चेंज कर दे, सवाल ये पूछा जाए अगर आपसे कि भारत में पूजी जाने वाली जो प्रथम मानव मूर्ति है वो किसकी है, तो आप बताएंगे बुद्ध की। यानी कि गौतम बुद्ध की ऐसी मूर्ति बनाई गई जिसकी पहली बार पूजा की गई। आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध की 2 प्रकार की शैलियां हैं जिनमें मूर्तियां बनाई गई हैं, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली। और सर्वप्रथम जो मूर्ति बनाई गई वो मथुरा शैली में बनाई गई, अपने यूपी के मथुरा के आसपास से। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे बुद्ध वाले टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मूर्ति पूजा का जो सबसे प्राचीनतम उदाहरण भारत में प्राप्त हो रहा है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लेकिन भारत में पूजी जाने वाली जो प्रथम मानव प्रतिमा है वो किसकी है? बुद्ध की। हाँ, ये अलग कंट्रास्ट है कि गौतम बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था तो सबसे ज्यादा विरोध मूर्ति पूजा के ही नाम पे किया था। यानी कि मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे। बाद में उन्हीं के ही फॉलोअर्स ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी। तो इतना आपने ध्यान देखा। तो खोज अर्नेस्ट मैके के द्वारा की गई और नामकरण किसके द्वारा किया गया है? नटराज या पशुपति या आद्य शिव, तो मार्शल के द्वारा किया गया। और कितने जानवर हैं ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। तो सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पशुपतिनाथ की प्रतिमा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे मोहनजोदाड़ो से। तो ये एक बात कंफर्म हो गई। नेक्स्ट चीज इसी में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये एक चीज थी यहाँ से जो प्राप्त हुई हमको। जो दूसरी चीज प्राप्त हुई है ये तो है पशुपति की मूर्ति। नेक्स्ट आपको देखना है डांसिंग गर्ल। क्या देखना है? डांसिंग गर्ल।
डांसिंग गर्ल क्या है, आप गूगल करके देखेंगे, डांसिंग गर्ल डाल करके देखेंगे तो तुरंत एक साइट ओपन होगी, मतलब एक इमेज ओपन होगी आपके सामने। उसे शायद आपने एनसीईआरटी की किताबों में अच्छे ढंग से देखा होगा। ये जो डांसिंग गर्ल है वर्तमान में नेशनल म्यूजियम में है। कहाँ है? ये वर्तमान में नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में स्थित है। यानी कि ध्यान रखना इस बात का कि ये जो डांसिंग गर्ल मिल रही है वो मिल तो रही है पाकिस्तान से, लेकिन वर्तमान में कहां पर है स्थित? तो भारत के नई दिल्ली, यानी कि भारत में है वो वर्तमान समय में। नेक्स्ट बात क्या है कि ये है डांसिंग गर्ल, और ये डांसिंग गर्ल है किसकी? ये है कांस्य धातु की। किस धातु की है? तो कांस्य धातु की है। ये आपको ध्यान रखना है, कांस्य धातु से निर्मित की गई है। किस प्रजाति की है? तो आप बताएंगे प्रोटेस्टेलाइड प्रजाति की है। प्रोटेस्टेलाइड प्रजाति की है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं भूमध्य सागरीय या द्रविड़ियन मिल जाए तो कंट्रास्ट या विरोध या डाउट होने की गलती ना करें। जो एथेंटिक रेफरेंस मिल रहे हैं इस प्रजाति के, वो क्या है? प्रोटेस्टेलाइड प्रजाति की ही प्रतिमा बताई जाती है डांसिंग गर्ल को। कई एक दो किताबें ऐसी हमको भी पढ़ने को मिली जहां पर इसको भूमध्य सागरी बताने की कोशिश की गई है, लेकिन जो और भी एथेंटिक किताबें हैं उनमें प्रोटेस्टेलाइड प्रजाति ही बताया गया है। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। प्रोटेस्टेलाइड जो जाति है ये वर्तमान समय के उत्तर भारत के जो यूपी और एमपी वाले क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले, वहां पर जो निवास करने वाली शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनसे बहुत हद तक ये मैच करती है प्रतिमा। तो शरीर रचना के आधार पर इस डांसिंग गर्ल को क्या बताया गया है? प्रोटेस्टेलाइड प्रजाति का बताया गया है। इसे ये जो डांसिंग गर्ल नाम दिया गया, ये जो नामकरण किया गया इसका, तो नामकरण किया गया है मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मार्शल के द्वारा। मार्शल ने ही इसको दो नाम दिए। एक नाम तो दिया डांसिंग गर्ल, क्या नाम दिया है? डांसिंग गर्ल। और एक दूसरा नाम भी दिया है ट्राइबल गर्ल, यानी कि नर्तकी की प्रतिमा या आदिवासी युवती की प्रतिमा, ऐसा भी बोला गया है। किसके द्वारा? तो मार्शल के द्वारा। इस बात का ख्याल रखना है। तो डांसिंग गर्ल कहें, ट्राइबल गर्ल कहें, बात एक ही है। और यह है क्या चीज? तो कांस्य धातु से निर्मित नर्तकी की एक प्रतिमा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो महिला की मूर्ति है पूरी तरह से न्यूड है। अपने बाएं हाथ में इसने लगभग 24 से 25 चूड़ियां पहन रखी हैं, और दाएं हाथ में इसने लगभग 4 चूड़ियां पहन रखी हैं। और इसका जो लेफ्ट हैंड है वो इसके हिप पर है, यानी कि इसकी कमर पर है, और इसका जो दूसरा वाला हाथ है इसके घुटने तक आ रहा है। और पीछे का जो बाल देखेंगे, जो बाल का केस सज्जा की गई है वो जूड़ा बंधा हुआ है, और यहाँ गले में कुछ मेखला है, यानी कि कुछ हार टाइप का है। तो इस तरह की एक प्रतिमा है जो कहां से हमको मिल रही है? तो मोहनजोदाड़ो से मिल रही है। अब इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो मार्शल ने इसको क्या कहा है? डांसिंग गर्ल कहा है, ट्राइबल गर्ल कहा है। नेक्स्ट, एक बीएचयू के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनका नाम है ठाकुर प्रसाद वर्मा। क्या नाम है? ठाकुर प्रसाद वर्मा। ठाकुर प्रसाद वर्मा जी के द्वारा इसी डांसिंग गर्ल को पार्वती की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? पार्वती कहा गया है। इनका ऐसा मानना रहा होगा कि अगर जहां पर अपने यहाँ कल्पना है ना, जहां पर शिव वहीं पर शक्ति, तो ऐसा अपने धर्म में मानते हैं। तो वर्मा जी का मानना रहा होगा कि अगर मोहनजोदाड़ो से ही शिव की प्रतिमा मिल रही है तो डांसिंग गर्ल भी अपने आप में क्या होगी? तो ये पार्वती देवी ही होगी। इन्होंने अपने एक ICH इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के सेशन को अटेंड कर रहे थे, उसमें अपने जर्नल्स में इस बात को इन्होंने बताया था। लेकिन फाइनली अभी बात एक्सेप्ट नहीं की गई इनकी कि ये पार्वती ही रही होंगी। फाइनली पता तब चलेगा जब इनकी बुस्तर फिडान लिपि को हम लोग पढ़ लेंगे। तो लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि पार्वती किसने कहा है? तो ठाकुर प्रसाद वर्मा जी ने कहा है। डांसिंग गर्ल या ट्राइबल गर्ल किसने कहा है? तो आप बताएंगे मार्शल ने कहा है। और ध्यान रहे कि इसको डांसिंग यानी कि नृत्य मुद्रा में दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन वास्तव में इसका बारीकी से जब अध्ययन किया गया तब ये जाकर के पता चला कि ये किसी डांसिंग फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये डांस करती हुई स्टाइल में नहीं है, कुछ अलग ही इसका इमेज है या कोई अलग ही फॉर्मेट में खड़ी हुई है। तो इस बात को भी जानना है आपको। तो दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण प्राप्त हुई आपको, एक तो पशुपतिनाथ की प्रतिमा, दूसरी डांसिंग गर्ल, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना है आपको। नेक्स्ट चीज में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इसे ही हम लोग जुड़वा राजधानी कहते हैं, यानी कि मोहनजोदाड़ो को ही क्या कहेंगे? जुड़वा राजधानी कहते हैं। अब जरा समझे ये बात क्या है। तो एक व्यक्ति हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम है? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट जी का कहना था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दोनों हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं।
क्या है, ये दोनों जुड़वा राजधानी है। ऐसा बोलने वाले कौन है, स्टुअर्ट पिगट साहब। साथ में स्टुअर्ट पिगट ने यह भी कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, और साथ में यह भी कहा कि कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, कालीबंगा इस हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता की ही तीसरी राजधानी बताया है स्टुअर्ट पिगट साहब के द्वारा कि ये तीसरी राजधानी है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि कालीबंगा को इन्होंने क्या कहा है, तीसरी राजधानी कहा है। जैसे स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है, ठीक उसी के बाद मार्शल ने इनकी बात से डिनाई कर दिया, यानी कि मार्शल ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी नहीं है। तो सवाल दोनों प्रकार से बनेगा कि किस आर्कियोलॉजिस्ट या किस पुरातत्वविद के द्वारा यह कहा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, तो आप बताएंगे स्टुअर्ट पिगट। और किस इतिहासकार या किस पुरातत्वविद द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी मानने से इनकार किया गया है, तो आप बताएंगे मार्शल। कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा है, तो आप बताएंगे स्टुअर्ट पिगट। और समझें इस बात का कि समर्थन किसने किया है, इनकी बात का समर्थन किसने किया है, तो दशरथ शर्मा नाम के इतिहासकार ने। क्या नाम है, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा राजस्थान के बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरियन माने जाते हैं, और इनका चौहान डायनेस्टी के ऊपर बहुत अच्छा काम है। अर्ली चौहान डायनेस्टी नाम करके इन्होंने एक बड़ी शानदार किताब लिखी है दशरथ शर्मा जी ने। और दशरथ शर्मा जी ने स्टुअर्ट पिगट की इस बात का समर्थन किया है। क्यों किया है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का सेशन चल रहा था राजस्थान में, और ये राजस्थान के इतिहासकार माने जाते थे और बहुत बड़े प्रोमिनेंट हिस्टोरियन हैं, जैसे कि मैंने बताया। और उसी समय इस इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के सेशन के टाइम पीरियड में ये बात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानियां हैं, ये बात स्टुअर्ट पिगट साहब ने कही, और उसी के संदर्भ में ये कालीबंगा का भी नाम ले रहे थे। इस वजह से दशरथ शर्मा जी ने उसी समय इनकी बात का समर्थन कर दिया। तो अगर आपके सामने स्टुअर्ट पिगट ऑप्शन में ना हो कालीबंगा के संदर्भ में, तो आप दशरथ शर्मा अगर ऑप्शन में है तो उसको भी आंसर क्लिक करेंगे तो भी राइट आंसर माना जाएगा, यानी कि दशरथ शर्मा भी राइट आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर स्टुअर्ट पिगट ऑप्शन में है तो आप पहले प्रेफरेंस किसको रखेंगे, स्टुअर्ट पिगट को। सेकंड ऑप्शन पे किसको क्लिक करेंगे, दशरथ शर्मा को। नेक्स्ट इसमें एक बात और जान ले कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाणिज्यिक राजधानी क्या थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे लोथल। कहां पर है ये, तो ये लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, इस बात को ध्यान रखना है। तो राजधानियों से रिलेटेड जो लगभग बातें थी मैंने यहां पर सॉर्ट आउट कर दिया है, इससे ज्यादा राजधानियों से संबंधित सवाल नहीं पूछेंगे। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। कालीबंगा को ही तीसरी राजधानी कहा गया है। ठीक, वाणिज्यिक राजधानी का नामकरण किसने किया है या किसे कहा गया है, तो लोथल। और जानते हैं आप कि लोथल की खोज SR राव साहब के द्वारा की गई है, तो इसको वाणिज्यिक राजधानी कहने का क्रेडिट भी किसको दिया जाना चाहिए, SR राव साहब को ही दिया जाना चाहिए। तो ये इतना आपने देखा, और मार्शल ने इसकी इस बात को खारिज किया है, इतना हम लोगों ने ध्यान से देख लिया। नेक्स्ट बात देखें यहां से क्या चीजें मिलती हैं हमको। नेक्स्ट है यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है वो है बृहद स्नानागार। क्या है, बृहद स्नानागार। इसी को हम बृहद स्नानागार कहें, ग्रेट बाथ कहें, कुछ भी कहें, बात समझ लें, या इसी को पवित्र जलकुंड कहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पवित्र जलकुंड कह दें, बृहद स्नानागार कह दें, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक, इसको देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। ये आयताकार फॉर्म में है, इस बात का ध्यान रखना। यहां से एक कुआं निकल रहा है, सॉरी पानी का निकासी की व्यवस्था है। यहां पर क्या है, एक कुआं है, और यहां से आने के लिए यहां पर कुछ सीढ़ियां हैं, और ये सीढ़ियों की संख्या लगभग 9 है। इस सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 9। और यहां लास्ट में सीढ़ियों के उतरने के बाद एक और प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और क्या बनाया गया है, एक और प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक, ये है क्या, बृहद स्नानागार। यहां से पानी को अपडेट किया जाता था, यानी कि 10, 15, 20 दिन जो भी उस समय का तरीका रहा हो, 15 से 20 दिनों के अंदर इस पानी को अपडेट किया जाता था। इसे आप पवित्र जलकुंड भी कह सकते हैं, बृहद स्नानागार भी कह सकते हैं, या सार्वजनिक जलाशय भी कह सकते हैं। इसे ही क्या कह सकते हैं आप, सार्वजनिक जलाशय भी कह सकते हैं। और इतना ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में सार्वजनिक जलाशय का यह सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। पूरे विश्व में सार्वजनिक जलाशय का यह सबसे प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है, जो कि हमें कहां से प्राप्त हुआ, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। और मैंने जैसा कि बताया ये कुआं है, इस कुएं के पानी के माध्यम से इसमें पानी डाला जाता था, और पानी जब गंदा हो जाता था 20 दिन 1 महीने के अंदर, इस नाली के माध्यम से इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था, और इस पानी को वेस्ट नहीं किया जाता था। इस पानी को लोग अपने कृषि कार्यों में यूज कर लेते थे। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो इतनी चीजें आपने देखी, और ध्यान रहे इसके बाद कि ये इसके अंदर, यानी कि इसमें जो ईंटें लगाई गई हैं,
उन ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है। किसका? जिप्सम या बिटुमिन का प्रयोग किया गया है। ध्यान रहे इस बात का, यानी कि इस स्नानागार की ईंटों को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया गया है? जिप्सम या बिटुमिन का प्रयोग किया गया है। जिप्सम या बिटुमिन का प्रयोग जब हमको दिखाई दिया तब यह पता चला कि यह पूरे विश्व में वाटर प्रूफिंग का प्राचीनतम उदाहरण है। किस चीज का? तो वाटर प्रूफिंग का यह पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण है, वाटर प्रूफिंग का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है, पूरे विश्व के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। ठीक, और ईंटों को जुड़ाई करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया? तो जिप्सम और बिटुमिन का प्रयोग किया गया। इसे ही आज यानी कि इस बृहद स्नानागार को आप वर्तमान समय में स्विमिंग पूल टाइप का समझ सकते हैं। जैसे आज अभी गर्मी का सेशन चल रहा है तो गर्मी के टाइम पीरियड में स्विमिंग पूल ओपन हुए होंगे, है ना। लेकिन आज के स्विमिंग पूल में और इस स्विमिंग पूल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्या कि आज का जो स्विमिंग पूल है ना, उसके पानी को 6 महीने तक अपडेट ही नहीं करते और वहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजाति आते हैं, नहा धो के आराम से फ्रेश होकर के जाते हैं। फिर नहाने की क्रिया के साथ साथ और क्या करके जाते हैं आपके स्विमिंग पूल में? बाद में आप भी आके नहाते हैं खूब मजे लेकर के। कई बार आप डूब भी जाते हैं, थोड़ा बहुत पानी अंदर भी चला जाता होगा, है ना, इस तरह से। तो लेकिन ऐसा ये पानी नहीं था, क्योंकि इस पानी को क्या किया जाता था? इस पानी को अपडेट किया जाता था। इस पानी को इस नाली के माध्यम से क्या कर दिया जाता था? बाहर निकाल दिया जाता था। और इस बृहद स्नानागार के बारे में कुछ कमेंट है, उसको थोड़ा देख लें। तो जैसा कि मैंने बताया, मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। क्या कहा है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। तत्कालीन विश्व का आश्चर्य किसको कहा गया है? तो बृहद स्नानागार को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट नाम इसी में आप ध्यान रखें, डीडी कौशाम्बी साहब। कौन है डीडी कौशाम्बी साहब? डीडी कौशाम्बी साहब भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन के जनक माने जाते हैं। यानी कि जो कम्युनिस्ट अप्रोच का जो लेखन होता है भारत में, उसके जनक माने जाते हैं डीडी कौशाम्बी साहब। डीडी कौशाम्बी का मानना है क्या कि ये जो बृहद स्नानागार या ग्रेट बाथ है, ये पुष्कर तालाब की तरह है। क्या है? पुष्कर तालाब की तरह है, या इसी की तुलना कमल ताल से की है। किसके साथ की है? कमल ताल। कमल ताल विश्व में स्वर्ग में पाया जाने वाला एक तालाब है। स्वर्ग में पाया जाने वाला एक पवित्र जलाशय है या तालाब है। और पुष्कर तालाब आप जानते हैं राजस्थान में है, और कितना ही पवित्र जलकुंड है, इस बात को भी आप जानते हैं। तो डीडी कौशाम्बी साहब के द्वारा पुष्कर तालाब के साथ तुलना की गई, और मार्शल के द्वारा इसी को क्या कहा गया है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा गया है। इसका ख्याल रखना है। ये चीज कहां से हमको प्राप्त हुई है? बृहद स्नानागार तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्या चीज है यहां से? नेक्स्ट चीज में हम लोग देखेंगे कि यहां से अन्नागार का साक्ष्य मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अन्नागार का साक्ष्य मिल रहा है। यानी कि अन्नागार का साक्ष्य मिलने का मतलब ये हो गया कि मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे वो सरप्लस इकोनॉमी के लोग थे। सरप्लस इकोनॉमी के लोग थे, न कि सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के लोग। यानी कि जीवन निर्वाह की जो अर्थव्यवस्था थी इनकी, उस अर्थव्यवस्था पर आधारित इनकी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि सरप्लस प्रोडक्शन था, अधिशेष था। यानी कि ज्यादा उपजा सकते थे और अन्न को ये लोग स्टोर कर सकते थे। अन्नागार इस बात का सबसे बढ़िया उदाहरण है। यानी कि अन्नागार मिला। और ध्यान रहे कि पूरे मोहनजोदाड़ो में जो भी चीजें प्राप्त हुई, निर्मित जो भी रचना प्राप्त हुई, उन सभी रचनाओं में अन्नागार सबसे बड़ी प्रतिमा है, यानी सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है अन्नागार। इस अन्नागार में लगभग 6 प्रकार के खाने पाए गए हैं। और इसी अन्नागार के जस्ट पास में, इसी अन्नागार के जस्ट नियर अबाउट में ही श्रमिक बस्ती प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? श्रमिक बस्ती कह सकते हैं या श्रमिक आवास कह सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि श्रमिक बस्ती या श्रमिक आवास का साक्ष्य कहां से मिला है? तो हमें मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। अन्नागार, श्रमिक बस्ती, ये सारी चीजें कहां से मिली हमको? तो यहीं से मिली। नेक्स्ट देखें अगला, यहां से एक 20 खंभों वाला भवन प्राप्त हुआ है, और इसी भवन को महाविद्यालय की संज्ञा दी गई है। क्या दिया गया है? महाविद्यालय की संज्ञा दी गई है। लेकिन अर्नेस्ट मैके साहब का कहना है कि महाविद्यालय जैसा कुछ नहीं है, महाविद्यालय जैसा कुछ नहीं है। लगभग इसमें 78 रूम्स हैं। कितने? 78 कमरे हैं। सोचने वाली बात है कि उस समय 78 कमरे हुआ करते थे। इतने कमरे तो किसी बढ़िया थोड़ी छोटी मोटी हवेली में पाए जाते हैं। तो 78 कमरों का ये स्ट्रक्चर था, जिसे महाविद्यालय कहा गया। अर्नेस्ट मैके जी के द्वारा इसी को क्या कहा गया है? ध्यान से देख लें इसको। इस महाविद्यालय के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं? तो महाविद्यालय के संदर्भ में मैके का कहना है कि ये कोई बाजार था, यानी कि क्या था? मार्केट था, सभा भवन टाइप का कुछ ऐसा मिला होगा इनको। ठीक, तो ऐसा ये कहा गया। मार्शल ने इसको क्या कहा है? तो मार्शल ने इसको क्या कहा? तो बौद्ध गुफा मंदिर कहा इसको। क्या कहा? बौद्ध गुफा मंदिर कहा इसे। ये मार्शल जी के द्वारा बोला गया।
तो इस तरह से इस 20 खंभों वाले महल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो जैसे ही 20 खंभों वाला महल दिख रहा है आपको, तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि इनके पास पिलर की व्यवस्था थी, यानी कि इनकी टेक्नोलॉजी कितनी शानदार थी कि पिलर्स बना सकते थे, खंभे बना सकते थे। इससे ये पता चल रहा है। तो यहां से 20 खंभों वाले एक तो हम लोगों को भवन प्राप्त हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमको जाननी है वो ये, जो 8वीं चीज यहां से प्राप्त हुई है कि वो ये कि यहां से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। एक भी साक्ष्य कब्रिस्तान का यहां से मिलता नहीं हमको, यानी कि यहां पर शव को दफनाने की व्यवस्था नहीं थी। जैसे हड़प्पा में शव को दफनाने की व्यवस्था थी, और मैंने बताया था कि वहां पर R37 नाम की एक कब्रिस्तान पाई गई है, यानी कि कब्र मिली है वहां से R37, मैंने हड़प्पा में बताया था। लेकिन यहां से कब्रिस्तान का कोई उदाहरण नहीं मिलता, यानी कि साक्ष्य ही नहीं मिलता। कब्रिस्तान का साक्ष्य ना मिल पाने की वजह से इसे ही हम लोगों के द्वारा ट्रेजेडी साइट कहा गया है। क्या कहा गया? ट्रेजेडी साइट कहा गया। इसे ही क्या बोला गया है? ट्रेजेडी साइट कहा गया है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि कब्रिस्तान का कोई भी उदाहरण हमको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नहीं होता, और इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेजेडी साइट के नाम से भी फाइनली जानते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ इसके बाद हम लोगों को, तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है फेयर सर्विस। क्या नाम है? फेयर सर्विस। फेयर सर्विस का मानना था कि यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सर्वाधिक जनसंख्या अगर किसी साइट में प्राप्त हुई तो वो है कौन सी? मोहनजोदाड़ो। यहां पर लगभग इनका कहना है कि 41,250 लोगों का निवास था, यानी कि लगभग 41,250 लोग थे कहां पर? मोहनजोदाड़ो में। ऐसा कौन बता रहे थे? फेयर सर्विस साहब। ठीक, नेक्स्ट बात इसमें देख लें, तो यहां पर पालिश की व्यवस्था का सबसे प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, यानी कि चीजों को पालिश करके चमकाया जाता था, कि ये पालिश मिलने का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है यहां से। नेक्स्ट देखें यहां पर, यहां से हमें चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। किस चीज का? चांदी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला। नेक्स्ट इसमें और अगर देख लें तो यहां से सूती कपड़े या बुने हुए कपड़े का विश्व में पूरे सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। पूरे विश्व में बुने हुए कपड़े का सबसे प्राचीनतम उदाहरण अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो कहां से मिलता है? मोहनजोदाड़ो साइट से। लेकिन इतना थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो कपास का साक्ष्य मिल रहा है, तो कपास का साक्ष्य सर्वप्रथम हम लोगों को मेहरगढ़ से मिल रहा है, ये जानना है। कपास अगर पूछ लिया जाए तो मेहरगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बुने हुए कपड़े या सिले हुए कपड़े का साक्ष्य पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम कौन सा है, तो आप बताएंगे मोहनजोदाड़ो से जो चीज मिला है। तो क्या है कि एक चाकू है, उस चाकू में सूती कपड़ा लिपटा हुआ है, इसके बिहाफ पर हम लोगों को पता चला कि इनको बुने हुए कपड़े या सिले हुए कपड़ों की जानकारी थी। एक बात इसमें आपने देख ली। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पुरोहित राजा की प्रतिमा मिली है। किसकी? पुरोहित राजा की प्रतिमा मिली है, जो तिपतिया साल ओढ़े हुए है। बाएं कंधे पर उसके तिपतिया साल है, और उस साल में बहुत ही बेहतरीन 3 टाइप से डिजाइन की गई है, यानी कि इनको कढ़ाई की भी जानकारी थी, यानी कि इनकी कला भी शानदार थी। तिपतिया साल उड़े हुए है, जिसे हम लोगों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। ये सारी चीजें आपको कहां से देखने को मिल रही हैं? तो मोहनजोदाड़ो से देखने को मिल रही हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है, उसको भी थोड़ा सा देख लें आप लोग। वो ये है कि मोहनजोदाड़ो से ही एक सुमेरियन नाव प्राप्त हुई है। क्या चीज प्राप्त हुई है? सुमेरियन नाव प्राप्त हुई है। और उस सुमेरियन नाव, जैसे मान लो ये कोई नाव है, और इस सुमेरियन नाव पर एक साइड में ये, एक साइड में ये 2 पक्षी हैं। क्या है? 2 पक्षी हैं, और ये दोनों पक्षी दिशा को बता रहे हैं। किस चीज को बताते हैं? दिशा को बताते हैं। और इसी नाव के ऊपर ही सैंधव लिपि की 8 अक्षर प्राप्त हुए हैं। कितने अक्षर प्राप्त हुए हैं? 8 अक्षर प्राप्त हुए हैं लिखे हुए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुमेरियन नाव का अंकन सर्वप्रथम हमको कहां दिखाई देता है, तो हम बताएंगे कहां पर? तो मोहनजोदाड़ो से बताएंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोगों को। तो इस तरह से लगभग कितनी चीजें यहां से हम लोगों ने देखने की कोशिश की है? लगभग 14-15 चीजें हम लोगों ने यहां से देखने की कोशिश की है। इसके साथ में आपको एक लास्ट इंफॉर्मेशन देनी है, ये कि जो मोहनजोदाड़ो साइट है, इसमें जो मैंने बताया था भी बृहद स्नानागार में जो पानी आता था, जो पानी सप्लाई की जाती थी, वो एक कुएं के माध्यम से सप्लाई होती थी। ठीक, उस कुएं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने शामिल किया है। कितना इंपॉर्टेंट कुआं होगा? मैंने बताया 700 कुएं थे। उस 700 कुएं में ये जो ऐसा कुआं था जिससे पानी सप्लाई होता था बृहद स्नानागार में, इसी कुएं को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के द्वारा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो आज मोहनजोदाड़ो का जो ये साइट था, इसमें से ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो यहाँ से प्राप्त हुई वो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो या तो कालीबंगा की होगी, यानी इस साइट को मैं बता रहा हूँ, या कालीबंगा हो सकती है या लोथल हो सकती है। इसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।